हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज है हमारी 900 एमसीक्यूज का आखिरी लेक्चर, क्योंकि सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। जिनको नहीं पता वो प्लेलिस्ट जाकर देख लो। इस 900 एमसीक्यूज की जो पीडीएफ थी, जो कि क्रिंस कॉमर्स जोन के ऐप पे अवेलेबल है, इसके दो सेक्शन थे। पहला था टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वो भी हम कर चुके हैं, और दूसरा था मिसलिनियस, जो अब हम करने जा रहे हैं। आज इसका आखिरी है। 589 तक इसमें एमसीक्यूज हैं और इससे पहले टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज हैं। तो कुल मिला के, जैसे मैंने बोला था, 900 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं और आपसे प्रॉमिस किया था कि ये मैं खत्म करूंगा, तो आज ये मैं खत्म करने जा रहा हूं। जिनको नहीं पता वो उनको मैं बता दूं कि ये 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ है, जो हम इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको, आप प्लेलिस्ट में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट है अकाउंटेंसी के, वो भी उसी ऐप पे विद एनालिसिस वीडियोस भी उसके अवेलेबल हैं। वो आप क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप से एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करें और ये इसका एक्सेस पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये करेंगे। लेकिन एक चीज और, जैसे मैंने कहा था कि ये एमसीक्यूज तो मैं खत्म करूंगा, इसके बाद मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, इनकम टैक्स के एमसीक्यूज लेके आऊंगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। 1-2 दिन मुझे दे दें, वो मैं तैयार कर रहा हूं। फिर एक आपके लिए मैं बना रहा हूं, एक प्रिसाइज नोट्स बना रहा हूं, बहुत शॉर्ट्स में जो नोट्स रहेंगे, जो कि आपके क्विक रिवीजन के काम आ जाएंगे, ब्रशअप के काम आ जाएंगे। तो बहुत अच्छे से जो मटेरियल है वो उठा रहा हूं, ताकि सिंपल वे में, इजी वे में और बड़े प्रिसाइज वे में आप जो है उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का इन एमसीक्यूज का लास्ट टॉपिक सेशन, और फिर हम शुरू करेंगे कॉस्ट और इनकम टैक्स के एमसीक्यूज। तो चलिए दोस्तों, आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 571 से। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2005 इज 10 लाख। हमने 1 अप्रैल 2005 को एक मशीनरी 10 लाख की खरीदी। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख के हैं। मार्केट वैल्यू इस मशीन की 31 दिसंबर 2006 को, यानी 1 साल के बाद इसकी वैल्यू है 12 लाख। While finalizing the annual accounts, if the company values the machinery at 12 lakh, which of the following concept is violated by the company? कि अगर साल के एंड में जब आप कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बना रही है, उस मशीन की वैल्यू 12 लाख बताती है, तो कौन सा जो कंसेप्ट है उसको वायलेट किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, देखिए ये हमारे जो आंसर है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो कॉस्ट आपने किसी फिक्स एसेट को अक्वायर करने में, या फर्दर उसकी जैसे इंस्टॉलेशन में, या और उसके ऊपर कुछ चार्जेस आए हैं, तो जो कॉस्ट आपने इनकर की है, जो खर्चा आपने किया है, उसी कॉस्ट पर उस फिक्स एसेट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और फर्दर जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी उसी कॉस्ट के ऊपर होगी, ना कि उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है। तो हमें कभी भी फिक्स एसेट को जो दिखाना है वो कॉस्ट पे दिखाना है, और उसी कॉस्ट पर हम फर्दर अकाउंटिंग करेंगे, यानी उसकी डेप्रिसिएशन जो लगेगी उसी कॉस्ट पर लगेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। तो हमें मार्केट वैल्यू नहीं दिखानी। तो ये किसने कहा? ये कहा हमारे कॉस्ट कंसेप्ट ने। इसको मैं सर्कल कर देता हूं, हमारा सही आंसर। मैचिंग कंसेप्ट क्या है ये भी बता देता हूं, कि हमें अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस के साथ मैच करो, और जिस साल का आप प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, सिर्फ उसी साल के एक्सपेंसेस और उसी साल की इनकम्स को आप कंसीडर करोगे। उसके आगे पीछे वाले साल के एक्सपेंस इनकम को आपको नहीं लेना। शॉर्ट्स में बता रहा हूं। रियलाइजेशन, ये कंसेप्ट कहता है कि जिस समय आपकी कोई इनकम होती है उसी समय रिकॉर्ड करोगे, इरिस्पेक्टिव कि आपको वो पैसा मिला या नहीं, या आपका जो फाइनल सेटलमेंट है वो हुई या नहीं, वो उसको आपको नहीं देखना। जिस समय आपको, फॉर एग्जांपल मान लो आपने आज कोई सेल की, तो आप इसी वक्त रिकॉर्ड करोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको जो आपने सेल की उसका पैसा कब मिला। आज आपने सेल की, आज ही रिकॉर्ड करोगे पैसा, चाहे आपको 10 दिन के बाद मिले या 15 दिन के बाद, लेकिन एज एन इनकम उसको आज ही रिकॉर्ड करोगे। ये था रियलाइजेशन कंसेप्ट, कि जब आपकी इनकम अर्न करो उसी समय उसको रिकॉर्ड करो, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको पैसा कब मिला। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि आपकी जो बिजनेस है, जो आपका बिजनेस की साइकिल है, जो लाइफ साइकिल है, उसको पीरियड में बांट दो, इंटरवल्स में बांट दो, पीरियड्स में बांट दो, जो कि 12 महीने का होता है, ताकि आप अपनी ग्रोथ के बारे में साल दर साल आपको पता चलता रहे। तो दैट इज पीरियडिसिटी कंसेप्ट फॉर यू। तो इसका खैर आंसर ए रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 572 क्वेश्चन इधर है, इधर है, इधर है, यहां है।
क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड। अभी मैंने बताया, अभी इसकी बात कर रहा था रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंदर कि आप जब सेल करते हो तो उसको आप कब रिपोर्ट करोगे, उसको आप कब रिकॉर्ड करोगे। ऑप्शंस आर द सेल इज मेड, द कैश इज कलेक्टेड, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, द प्लानिंग टेक प्लेस। देखिए सिंपल मैंने कहा, रियलाइजेशन कंसेप्ट सिंपली कहता है जब आपने सेल की तभी रिकॉर्ड करो, वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो जब हम सेल करेंगे तब हम उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे पैसा हमें 10 दिन के बाद मिले या 1 महीने के बाद मिले। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ऑप्शन ए, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि आप जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो, साल दर साल आपको उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है, बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं शॉर्ट में लिखूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। आप किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपली ये होता है कि जो डेप्रिसिएशन आपकी फर्स्ट ईयर में आएगी वही हर साल चलेगी। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में ये होता है कि जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे हम लगाते जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जाती है वैसे वैसे उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होती जाती है। तो ये 2 मेथड है, आप दोनों में से किसी एक मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। तो जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आप कोई भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करो, लेकिन अगर आपने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो आप शिफ्ट नहीं करोगे दूसरे मेथड पर। तो अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी यही कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, इसी साल दर साल इसी को अप्लाई करना है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड अप्लाई किया, साल दर साल इसी पे आपको काम करना है, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा करना भी है तो मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते, कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि चेंज करने के बाद आपके फाइनेंशियल जो पोजीशन है उस पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलो। पहला ही सही है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड मे बी चेंज्ड एज पर द मैनेजमेंट डिसीजन। नहीं भाई, मे बी चेंज नहीं, कभी कभार वंस इन ए वाइल चेंज कर सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं, हर बार नहीं चेंज कर सकते, ये सही नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये भी सही नहीं है। सही क्या है, कभी कभार चेंज कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट। नन ऑफ द अबव ये तो खैर नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट for the individual assets, liability, revenue, expenses, drawings components are known। जो हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेजर्स या फिर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेट इनवर्ड ऑफ ₹4,000 is outstanding at the end of the year where it is recordable in final accounts। कि फ्रेट इनवर्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में, अभी तक हमने नहीं दी, उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल मैंने कहा था कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं अगर अनएडजस्टेड हैं तो उसकी 2 जगह होती हैं, एक बैलेंस शीट कॉमन रहती है, दूसरी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपेंस है, अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़े हैं, प्रोडक्ट के बनने तक के एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के बनने के बाद के एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। तो फ्रेट इनवर्ड जो है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पहली बात तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और दूसरी चीज मैंने कहा बैलेंस शीट में आते हैं। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द राइट आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, फ्रेट इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसलिए ये गलत है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, कोई भी एक्सपेंस होगा या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, दोनों में नहीं आ सकता। और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी वो इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है, ये रही ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, नो डाउट, क्योंकि सारे एक्सपेंस डेबिट में ही आते हैं। बैलेंस शीट में एसेट, यहां गड़बड़ हो गई। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आता है,
एक चीज और बता दो दोस्तों, अगर मान लो ये एसेट की जगह यहां पर लाइबिलिटी ही लिखी होती, फिर हमारी दोनों ऑप्शन सही होती, ए बी और डी बी। अगर यहां पर लाइबिलिटी लिखी होती तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होती है, लेकिन आपको कौन सी लेनी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट लेते ये वाली, क्योंकि इसमें डिटेल में बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अगर ऐसा लिखा होता, लेकिन अभी क्योंकि एसेट लिखा है इसलिए ये नहीं है। इन केस लाइबिलिटी होता तो मैं इसको टिक करता, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहती। चलिए जी, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस स्टडी। देखिए अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्यों है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। आर्ट क्या होता है, एक खास आपके पास कोई क्वालिटी है आपकी, कोई ऐसी चीज जो किसी और के पास नहीं है। तो अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो जिनको अकाउंटिंग आती है, जो इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिनको इसकी नॉलेज है, वही कर सकती है, बाकी सब नहीं कर सकते, इसलिए ये एक आर्ट है। और साइंस क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है, हमारी अकाउंटिंग जो आपने पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो करती है, तो ये एक साइंस भी है। तो इसलिए ये आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज 577। ओपनिंग कैपिटल 9000, हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 9000 है। क्लोजिंग कैपिटल 16500 है। ड्राइंग्स 2600 है। प्रॉफिट कितना होगा, देखिए दोस्तों, हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है, हमने बिजनेस की शुरुआत की या हमारी साल की शुरुआत में हमारी ओपनिंग कैपिटल 9000 थी, बराबर है। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो पैसा हम कैपिटल में से निकाल लेते हैं फॉर पर्सनल यूज। तो अगर हमने इसमें से 2600 अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 8 में से दोगे 6400। लेकिन साल के एंड में हमें क्लोजिंग कैपिटल जो बता रहा है, क्लोजिंग कैपिटल हमारी बता रहा है 16500। तो अब देखते हैं, पहले डिफरेंस 0 0 इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गए 1, 10 में से 6 गए 6 में से 6 गए 0, 10,100। ये हमारा प्रॉफिट है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि आपने लगाया था 6400 नेट 9000 आपने शुरुआत 9000 से की थी, लेकिन 2600 आपने निकाल लिया था, 6400 आपने नेट लगाया था, और साल के एंड में हो गया 16500। तो आपकी कैपिटल कब बढ़ती है, जब प्रॉफिट होता है, और घटती कब है, जब लॉस होता है। तो यहां कैपिटल 6400 से 16500 हुई। इट मींस 10,100 का आपने प्रॉफिट कमाया, जो कि हमारा सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे 578। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक विल डैश द अकाउंट ऑफ कस्टमर। बैंक कस्टमर के अकाउंट को क्या करेगा, बैंक कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेगा। आपने देखा भी होगा, जब बैंक का मैसेज आता है, जब आप पैसा जमा करवाते हो तो आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब आप पैसा निकालते हो, जो कि ये क्वेश्चन है, तब आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्यों क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, जो पैसा आप बैंक में जमा करवाते हो, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो बैंक का नहीं है, वो आपका पैसा है। तो लाइबिलिटी का, अगर आपको याद होगा, लाइबिलिटी का एक रूल, शॉर्ट में लिख रहा हूं लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी का एक रूल था कि लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज, तो उसको हम कर देते हैं क्या, क्रेडिट। और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, बराबर है। तो जब आप पैसा निकालोगे, बैंक से पैसा निकालोगे, तो बैंक की लाइबिलिटी कम हो जाएगी जितना पैसा आपने निकाला, इसलिए लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। और जब आप पैसा जमा करवाते हो, तब बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, बैंक क्या मैसेज देता है आपको कि क्रेडिट हुआ, कि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ये आपने याद रखना है। इस केस में इसका आंसर रहेगा डेबिट, यानी सी। नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी हैज विच बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है दोस्तों, देखो हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, कोई भी एक्सपेंस, सबसे पहले अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड है तो इट मींस वो एसेट है। एनी एक्सपेंस प्रीपेड इज एसेट, एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटी। तो यहां पर प्रीपेड सैलरी है, आपने एक्सपेंस जो है, आपकी सैलरी जो आपने एडवांस दी है, तो वो आपका एसेट है। और एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, या कई बार नील बैलेंस भी होते हैं, लेकिन कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। इसलिए प्रीपेड सैलरी का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। चलिए जी, नेक्स्ट पे, बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक फर्म की जो बैलेंस शीट है वो क्या बताती है, ऑप्शन ए प्रॉफिट और लॉस ओवर ए पीरियड। नहीं जी, प्रॉफिट और लॉस तो इनकम स्टेटमेंट बताती है, यानी प्रॉफिट और लॉस कौन बताता है, तो ये गलत है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट ओवर ए पीरियड,
किसी यूनिट की फाइनेंशियल पोजीशन ओवर ए पीरियड नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एज ऑन पर्टिकुलर डेट। यानी जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर लिखा होता है कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर होगा 2020 21 जो भी, तो इस पर्टिकुलर डेट की, पूरे साल की नहीं, उस पर्टिकुलर डेट पे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन वो बताती है, यानी बैलेंस शीट वो बताती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट एज एट पर्टिकुलर डेट, ना कि पूरे पीरियड की, ना कि पूरे साल की, ये उस लास्ट डेट की जो पोजीशन है वो बताती है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 580 से 581, ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर इज नोन एज। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखो प्रॉफिट का जो वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो याद रखना, जब आप कोई शेयर्स खरीदते हो तो आपको कंपनी जो प्रॉफिट देती है उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी देखो ऑपरेटिंग इनकम क्या है, जो बिजनेस से जनरेट हो। तो बिजनेस से अलग आपने अगर कोई इनकम अर्न की जो आपके कोर बिजनेस का, मेन बिजनेस का हिस्सा नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इनमें से कौन सी है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यस ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्योंकि बिजनेस से जनरेट नहीं हुई। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी की सारी ही हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होगी, जैसे हम सेल करते हैं, स्टॉक हम बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। इसके अलावा कहीं से भी इनकम आती है वो हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा मैच जो है वो सही नहीं है। वेयर हाउस रेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यानी वेयर हाउस रेंट जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है, बिल्कुल आता है क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में पड़ा रहता है, तो क्योंकि बेचने के लिए पड़ा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा। सही है। इसने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, ये तो सही है। चैरिटी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं भाई, चैरिटी कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में नहीं आता। हाँ अगर हम एडवर्टीजमेंट के लिए करें, प्रमोशन के लिए कुछ फ्री में गिफ्ट दें तो वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। चैरिटी हमारा सोशल सर्विस है भाई, ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस तो है ही नहीं, ये तो सोशल सर्विस है, ये नहीं आता। सो ये जो है सही मैच हमें नहीं बताता। सी पढ़ लेते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल फाइनेंशियल एक्सपेंस है, डिस्काउंट फाइनेंशियल एक्सपेंस है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, ये सारे हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंस में आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है, दैट इज बी, चैरिटी सोशल सर्विस है, ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ये सही मैच नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन ऑन। सबसे पहले आप ये समझ लो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या। देखिए दोस्तों, हम कोई फिक्स एसेट अगर हम खरीदते हैं, एक एग्जांपल से ले रहा हूं कि फिक्स एसेट हमने खरीदा, मान लो एक फिक्स एसेट है जिसकी एक हमारा कोई भी फिक्स एसेट ले लो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई फिक्स एसेट है जिसकी कॉस्ट 5 लाख है, ठीक है। और मान लो कि उस एसेट की लाइफ जो है 5 साल है, 5 साल, ठीक है। इसका मतलब हर साल उसकी वैल्यू, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से काउंट करें तो हर साल उसकी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन है हर साल कितनी कम होगी, 1 लाख, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक फिक्स एसेट खरीदा 5 लाख में जिसकी 5 साल लाइफ है। इसका मतलब हो गया कि 5 साल का खर्चा मैंने एडवांस कर दिया। तो कोई भी खर्चा जो एडवांस किया हो उसको कहते हैं प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। खैर इसके बारे में भी आगे एक आएगा, उसमें भी बात करेंगे। तो खैर अब मैंने जो फिक्स एसेट खरीदा 5 लाख का, उसकी लाइफ 5 साल थी, 1 साल मान लो, इस साल मैंने उस एसेट उसकी जो डेप्रिसिएशन है मैंने 5 साल में डिवाइड कर दी, 1 2 3 4 5, कि हर साल लाख लाख रुपया मेरी डेप्रिसिएशन जो है एज एन एक्सपेंस में इसको दिखाऊंगा। तो जो डेप्रिसिएशन मैंने दिखा दी वो तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी, लेकिन बाकी जो बची हुई है डेप्रिसिएशन 4 लाख, उसको मैं कहां दिखाऊंगा, उसको हमेशा मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका खर्चा आप आज कर चुके हो, लेकिन क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा समय के लिए खर्चा किया गया है, तो जिस साल का वो एक्सपेंस होगा उस साल में हम उस एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। बाकी को हम दिखाएंगे कहां पे, बाकी बची हुई कॉस्ट को हम कहां दिखाएंगे, एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज
द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली कन्वर्टेड अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इनटू एक्सपेंस ओवर ए सीरीज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड। अभी इसी के बारे में बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बात की कि मैंने कोई एक फिक्स एसेट खरीदा, ये भी सेम वैसा ही है, जिसकी वैल्यू मान लो 5 लाख है। इसका मतलब, और सपोज करो कि इसकी लाइफ भी 5 साल है। अभी मैं बता रहा था इसके बारे में, दोबारा आप सुन सकते हैं, दोबारा सुन लो आप। 5 लाख का फिक्स एसेट, लाइफ 5 ईयर, इसका मतलब हर साल उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया अंदाजन कम हो जाएगी। तो ये जो खर्चा मैंने 5 साल का आज ही कर दिया, ये इसको जो एडवांस में खर्चा कर दो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड, या फिर क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट या प्रीपेड कॉस्ट। तो ये खर्चा मैंने आज ही कर दिया। अब ये जो खर्चा मैंने किया जिस साल, क्योंकि 5 साल का है, तो जिस साल जितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, जैसे मैंने कहा कि हर साल 1 लाख की डेप्रिसिएशन है, तो उस साल में वो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस में दिखा दूंगा। तो यही इसने कहा, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली कन्वर्टेड अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इनटू एक्सपेंस ओवर ए सीरीज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो जो खर्चा मैंने 5 लाख का था, इस 5 लाख का हर साल मैंने 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो ये जो कॉस्ट थी, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है, प्रीपेड कॉस्ट, इसको मैंने चार्ज किया एज ए डेप्रिसिएशन हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। सो आंसर इज बी। इसमें शायद सी आंसर भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है। तो खैर सी भी डेप्रिसिएशन है, लेकिन आप याद रखेंगे कि डेप्रिसिएशन ही इसको बोलेंगे। बी या सी कोई भी आंसर आप दे दो तो ये डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल डायरेक्ट ए कंपनी टू शो ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड इवन इफ द एक्सपेंस वर नॉट पेड इन दैट पीरियड। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें अगर इस साल का प्रॉफिट और लॉस दिखाना है तो सिंपल इसी साल की इनकम्स और इसी साल के एक्सपेंस को लेना है। अगर हमने वो इनकम अर्न की है तब भी लेनी है, नहीं अर्न की है, मतलब मान लो मुझे पैसा नहीं मिला, एक्रूड इनकम है, तो भी मुझे इसी साल में दिखानी है। बेशक मैं अगले साल में उसको रिसीव करूं, लेकिन इनकम वो उसी साल की मानी जाएगी। सेम एक्सपेंस के लिए है कि आपने जो एक्सपेंस पे कर दिए वो भी दिखाने हैं, और जो आउटस्टैंडिंग है, जो भी पे नहीं किए हैं इसी साल के, लेकिन मान लो पे आप अगले साल करोगे, लेकिन एक्सपेंस वो इसी साल में दिखाए जाएंगे। तो यही इसने कहा, विच प्रिंसिपल डायरेक्ट ए कंपनी टू शो ऑल द एक्सपेंस रिलेटिंग टू इट्स रेवेन्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड इवन इफ द एक्सपेंस वर नॉट पेड इन दैट पीरियड, चाहे वो एक्सपेंस उस पीरियड में नहीं दिए गए हों। ये किस कंसेप्ट ने कहा है कि आपको हर वो एक्सपेंस दिखाना है जो जिस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है उस साल का है, वेदर पेड और नॉट पे किया या नहीं किया, उसी साल में दिखाना है। वो है मैचिंग कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो 2 चीजें बताता है, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए रन करते हैं, और जो एसेट्स है उसकी डेप्रिसिएशन इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आप कुछ भी अपना जो बिजनेस में कुछ भी जो है वाइटल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो आप छुपा नहीं सकते, आपको फुल डिस्क्लोजर देना है। कंसिस्टेंसी तो यही कहता है कि जो अकाउंटिंग मेथड आपने फॉलो किया साल दर साल उसी को आपने फॉलो करते जाना है, चेंज नहीं कर सकते। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जिस साल की इनकम आप दिखाने जा रहे हो उसी साल के एक्सपेंस आप दिखाओगे, वेदर पेड और नॉट। चलिए जी नेक्स्ट, लो जी मेरा ही नाम आ गया। किरण यूज द अमाउंट इन बिजनेस बाय सेलिंग हिज ओल्ड पर्सनल कार टू सूर्या द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। देखिए जी, आप घर में कुछ भी बेचो, कार बेचो, ज्वेलरी बेचो, घर बेच दो, और वो पैसा बिजनेस में लगा दो, तो बिजनेस के लिए तो वो कैपिटल है। तो हमारी बिजनेस की एंट्री बनेगी कैश टू कैपिटल, सॉरी कैश टू कैपिटल। इसको रीड करो, कैपिटल, दोबारा लिख देता हूं, कैपिटल, ठीक है। इसको तो हमारी एंट्री तो यही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 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 इज 587। हाँ, डेबिट मीन्स, डेबिट का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, डेबिट का मतलब इंक्रीज इन एसेट। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। प्रोप्राइटर इक्विटी, इक्विटी भी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो इंक्रीज इन एसेट का मतलब डेबिट। 2 ही चीजों के लिए डेबिट होता है, एसेट्स और एक्सपेंस के लिए कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के लिए हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। जब वो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होती है, ये तीनों चीजें। चलिए जी नेक्स्ट, लास्ट कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज, दोस्तों ये समझ लो कॉस्ट यूनिट है क्या। किसी प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट केजी में हो सकती है, किलोग्राम में हो सकती है, लीटर्स में हो सकती है, टन्स में हो सकती है। तो किसी यूनिट की कॉस्ट निकालना इज कॉस्ट यूनिट फॉर यू, ठीक है, शॉर्ट में। तो अब मुझे लगता है इसका आंसर भी आपको दिख गया होगा। क्या ऑप्शंस हैं?
यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस्ड। किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की जो कॉस्ट जो कैलकुलेट करना इन यूनिट्स, उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। बी पर लेते हैं लोकेशन, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ए ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट है सर्टेन एंड यूज फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। नहीं जी, इसको नहीं कहते। कॉस्ट सेंटर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, कॉस्ट सेंटर अलग होता है। कॉस्ट सेंटर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये कॉस्ट सेंटर की जो है ये उसका काम है, ना कि कॉस्ट यूनिट का। सेंटर्स कंसर्न विद अर्निंग एंड एडिकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। कॉस्ट यूनिट का सिंपली मतलब है कि यूनिट की कॉस्ट निकालना। यूनिट चाहे वो केजी में हो, किलो लीटर में हो, टन में हो, तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना इज कॉस्ट यूनिट फॉर यू। सो उस हिसाब से हमारा ए जो है सही आंसर है। और यहीं पर आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। 900 एमसीक्यूज जो प्रॉमिस किया था आज पूरा हो गया। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स के एमसीक्यूज बना रहा हूं, बहुत जल्द वो वीडियोस भी 2-3 दिन में उसके वीडियोस में आना शुरू हो जाएंगे। इन द मेन टाइम आप, हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर सेक्शन वाइज वीडियोस, भैया प्ले लिस्ट देख लो, उसमें पहले सेक्शन वाइज ही है, उसके बाद मिसलिनियस है, ठीक है। तो एक बार प्ले लिस्ट में जाओ तो सही आप लोग। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा रहा ये एमसीक्यूज की जर्नी। और अब आपके लिए आगे कॉस्ट और इनकम टैक्स तो बता दिए, इसके अलावा आपको आगे क्या मैं पढ़ाऊं, क्या बताऊं, क्या आपकी डिमांड है, वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अच्छे कमेंट पढ़ो, पढ़ता मैं सबके कमेंट हूं, पूरे कमेंट पढ़ता हूं मैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस 1-2 दिन में लाना शुरू करूंगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में देख लिए आप क्या मुझसे चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपकी। पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।